जय हिंद दोस्तों। आज 28 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF आज ही के दिन यानी 28 जुलाई को इस वर्ष के लिए अर्थ ओवरशूट डे मनाता है। प्रत्येक वर्ष अर्थ ओवरशूट डे अलग अलग दिन मनाया जाता है। पहले ये अगस्त में मनाया जाता था और इस वर्ष के लिए यानी 2022 के लिए आज के दिन यानी 28 जुलाई को मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है। बहुत दुख के साथ मुझे इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि आज के दिन यानी 28 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जा रहा है। तो डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल दिया हुआ नीचे, वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है और क्यों आज ही के दिन ये मनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए पुटअप कर रहा हूँ, कल इसका ऑलरेडी हमने चर्चा किया था। क्वेश्चन है कि इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, और ये क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में आया है, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। EPR जो है वाज इंट्रोड्यूस एज ए इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट में EPR को इंट्रोड्यूस किया गया था इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में। ऑप्शन ए है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, द रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूजेज रूल 1999, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 और द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्ट 2011। आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। कल का अगर हमारा न्यूज़ एनालिसिस आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया होगा। यूपीएससी में एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो के आखिर में मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस भी कर दूंगा। बर्मिंघम में गोल्ड कोस्ट से आगे निकलने की होड़, हमारे देश का प्रतिनिधि वहां पहुंच गया है और वहां पे बर्मिंघम में जो है इसका आयोजन हो रहा है। अब देखते हैं जो गोल्ड कोस्ट में पिछली बार जो आयोजन किया गया था उससे आगे निकलने की होड़ लगी है और निश्चित तौर पे हमारे देश की जो टीम है वो पिछले जो बार जो खेल का आयोजन हुआ था उस खेल के आयोजन से बेहतर करने का हमारी जो टीम है इस बार कोशिश कर रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। कॉमनवेल्थ का आयोजन इस बार बर्मिंघम में हो रहा है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में इस बार आयोजन हो रहा है और पिछली बार गोल्ड कोस्ट में आयोजन हुआ था, उससे बेहतर करने की हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। आज से शुरू होगा शतरंज ओलंपियाड। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इस बार इंडिया में हो रहा है और इंडिया में भी तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया जा रहा है जो आज से बेसिकली शुरू होगा। तो वनडे एग्जाम वगैरह में बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन इस बार कहाँ हुआ था और भारत की टीम ने किसने कौन सा मेडल जीता, ये भी आप इस पर भी नज़र रखिएगा। और साथ ही साथ शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इंडिया में हो रहा है, पहली बार हो रहा है और ये चेन्नई के पास है महाबलीपुरम में, वहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है जो तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार मनमाना नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के बारे में ये चर्चा करते हुए कहा कि ईडी में जो है जो गिरफ्तारी का अधिकार है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत दिया गया है, ये मनमाना नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से हम लोग ईडी के बारे में चर्चा करेंगे। आज ईडी के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया लेकिन एक बार फिर से मैं डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि माननीय सोनिया गांधी जी को भी ईडी ने पूछताछ करने के लिए बुलाया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईडी पे अपनी टिप्पणी दिया है कि ईडी का गिरफ्तारी करने का जो अधिकार है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मनमाना नहीं है। तो ईडी पे आप लोग नज़र रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपके साथ ईडी पे डिस्कस कर रहा हूँ। ईडी की स्थापना बेसिकली 1 मई 1956 को फेरा अधिनियम के द्वारा हुआ था। फेरा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम। ये 1947 में आया था। हमारे जब देश आज़ाद हुई थी उसी समय में ये कानून आया था 1947 में।
इसी कानून के तहत ईडी की स्थापना हुई है। चूंकि ईडी की स्थापना संसद के द्वारा बनी हुई एक कानून के तहत हुई है, इसलिए ईडी को आप सांविधिक निकाय कहिए। ईडी को आप स्टैट्यूटरी बॉडी कर सकते हैं, लीगल बॉडी कर सकते हैं, वैधानिक निकाय कर सकते हैं। वैसा संस्थान, वैसा इंस्टीट्यूशन जिसकी स्थापना संसद के एक्ट के द्वारा किया गया हो, उसे सांविधिक निकाय कहा जाता है, वैधानिक निकाय कहा जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, लीगल बॉडी कहा जाता है, सब एक ही चीज़ है। और वैसा संस्थान जिसका स्थापना संविधान के द्वारा किया गया है, उसे संवैधानिक निकाय कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। जैसे निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फेरा एक्ट जो 1947 में आया था, उसको 1973 में प्रतिस्थापित किया गया था। 1973 में फेरा में संशोधन किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1973 के बाद 1999 में फेरा को फेमा बना दिया गया। फेरा जो पहले 1947 में स्थापना किया गया था, 1973 में इसमें संशोधन किया गया है, और 1999 में इसको फेमा बना दिया गया। फेरा की जगह ये फेमा हो गया। पहले फेरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, अब ये रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट एक्ट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया है, जो 1999 में आया था, और 1 जून 2002 को 2000 में ये सभी पारित हुआ था। 1 जून 2000 में ये पारित हुआ था। ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में पड़ता है। ईडी बेसिकली 2 एक्ट के उल्लंघन में एक्शन लेती है। एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे टिप्पणी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ईडी काम करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये 2 कानून को ईडी रोकती है। यानी 2 कानून के उल्लंघन होता है तभी ईडी एक्शन लेती है। यदि अभी सोनिया गांधी जी को बुला के ईडी पूछताछ कर रही है, इसका मतलब है कि उन्होंने इन दोनों कानून का उल्लंघन किया होगा, या इन दोनों कानून में किसी एक कानून का उल्लंघन किया होगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि बेसिकली सरकार को जो आप टैक्स नहीं देते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। यानी ब्लैक मनी जो कलेक्ट होता है वो ईडी के दायरे में आता है। ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी वैसा मनी होता है जिस पे आप सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप किसी वजह से आप ये शो करते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए आपकी इनकम नहीं है, आपको 50 लाख रुपए ही आपकी इनकम है, और इसी 50 लाख रुपए पे आप जो है इनकम टैक्स वगैरह देते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को। तो ये 50 लाख रुपए तो सही है, लेकिन रिमेनिंग जो 50 लाख रुपए है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आ जाता है। तो ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी ईडी एक्शन लेने का काम करती है। ब्लैक से वाइट जो होता है, बहुत सारा एनजीओ आप सुनते होंगे कि ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करती है, ये भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के दायरे में आती है। तो ये दोनों कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसके उल्लंघन पे ईडी एक्शन लेती है। और 2-3 दिन पहले ही हमने चर्चा किया है कि ईडी ने 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त किया। बीएसएनएल में जान फूंकने के लिए 1.64 लाख करोड़ का पैकेज, सरकार ने एक भारी भरकम पैकेज यानी 1.64 लाख करोड़ का पैकेज बीएसएनएल को देने की घोषणा किया है। निश्चित तौर पे इससे बीएसएनएल की स्थिति सुधरेगी। गूगल दिखाएगा गलियों का नज़ारा। इंडिया के 10 सिटी को चूज किया गया है, और इस 10 सिटी में जहां आप रहिएगा, जहां आप जाइएगा, वहां के गली का नज़ारा आप गूगल मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये 10 सिटी हैं: बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, बड़ौदा, अहमदाबाद और अमृतसर। वेयर हाउस एक्ट के दायरे में होंगे सभी गोदाम, पंजीकरण करना आवश्यक। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ चर्चा हो रहा। वेयर हाउस एक्ट सरकार लेकर आने वाली है। हमारे पास जो पुराना एक्ट है वो 2007 का। वेयर हाउस एक्ट यानी जो गोदाम होता है, गोदाम से संबंधित एक्ट हमारे पास 2007 का है। सरकार इसे लाने क्यों चाह रही है? इसका रीज़न है कि जो हम मान लीजिए जमा करते हैं, हमारे पास 1 टन
मान लेते हैं कि गेहूँ हमने उसे कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दिया। कोल्ड स्टोरेज से मुझे एक रिसिप्ट मिलता है, इसी रिसिप्ट के द्वारा हम लोन ले सकते हैं। इसी रिसिप्ट को लेकर के हम बैंक में जाएंगे, बैंक में हम शो करेंगे कि हमने अमुक कोल्ड स्टोरेज में 1 टन खाद्यान्न रखा है, 1 टन गेहूँ रखा है, तो आप हमें इसके बदले में लोन दीजिए। बैंक हमें उसी रिसिप्ट के बदले में लोन देगी। दूसरा ये है कि उसी रिसिप्ट को लेकर के हम किसी अन्य पार्टी के पास चले जाएं और कहें कि हमने 1 टन खाद्यान्न रखा है या 1 टन गेहूं रखा है, हम बेचना चाहते हैं, तो वो पार्टी हमसे उसी रिसिप्ट के द्वारा वो खाद्यान्न खरीद लें, वो गेहूं खरीद लें। तो इसलिए बेसिकली सरकार इसमें अमेंडमेंट कर रही है, यानी गेहूं एक ही जगह रखा रहेगा, एक व्यक्ति दूसरे को बेच सकता है, दूसरा तीसरे को बेच सकता है, तीसरा चौथे को बेच सकता है। गेहूं पर्टिकुलरली उसी जगह पर रहेगा, उसी वेयर हाउस में रहेगा, और उसी वेयर हाउस के रिसिप्ट के द्वारा, उसी कोल्ड स्टोरेज का जो रिसिप्ट मिलेगा, उसी रिसिप्ट के द्वारा हम एक दूसरे को बेच सकते हैं खाद्यान्न। इसलिए सरकार ये अमेंडमेंट ला रही है। और साथ ही साथ वो जो रिसिप्ट हमें मिलेगा कि हमने 1 टन गेहूँ स्टोर करके रखा है इस कोल्ड स्टोरेज में, उसी रिसिप्ट के द्वारा हमें बैंक लोन भी मिले। इसी के लिए सरकार वेयर हाउस एक्ट के दायरे में सभी गोदाम ला रहे हैं, सभी का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, और इसके लिए सरकार कुछ संशोधन करने जा रही है। उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से इसरो ने 27.90 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए। देखिए बीपीएससी में ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसरो से संबंधित फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीपीएससी मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर आप लिख लीजिएगा कि इसरो ने 27.90 करोड़ अमेरिकी डॉलर इसरो ने उपग्रह का प्रक्षेपण करके कमाया। इसरो की स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताइएगा कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, किस दिन हुआ था। दिन भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी से पूछताछ किया है ईडी ने। ईडी के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर दिया। अब नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रही है ईडी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपके साथ डिटेल से चर्चा करूंगा नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। यद्यपि इस पर कई बार पहले भी मैंने चर्चा किया, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। मेरे पास समय नहीं मिल रहा है कि इस सब टॉपिक पे मैं स्पेशल चर्चा करूं, स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं न्यूज एनालिसिस में ही इसको डिस्कस कर देता हूं। नेशनल हेराल्ड केस, नेशनल हेराल्ड जो है एक बेसिकली पत्रकारिता अखबार है, अंग्रेजी का अखबार है, और इस अखबार का प्रकाशन किया था एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL कंपनी ने। AJL याद रखिएगा, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी ने नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। 1938 में इसकी स्थापना किया गया था। 1938 में नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, और उस समय में हमारे देश के 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। यानी AJL कंपनी में, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी में, जिसकी शुरुआत नेहरू जी ने किया था, इसमें 5000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। इसने बेसिकली 3 अखबार प्रकाशन करना शुरू किया था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड किया था, हिंदी में इन्होंने किया था नवजीवन, और उर्दू में इन्होंने किया था कौमी आवाज़। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, हिंदी में नवजीवन और अंग्रेजी में कौमी आवाज़, ये 3 अखबार का प्रकाशन शुरू किया था एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने। क्लियर होगा, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने 3 अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। 1938 में 1938 में इसकी स्थापना नेहरू जी ने किया था। 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे, ये क्लियर है। अब आज़ादी के समय में ये भले ही हमारे देश की नीतियों का प्रचार कर रहा हो, या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उसकी व्यू पॉइंट लोगों के सामने में रखने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद बेसिकली ये कांग्रेस का एक मुखपत्र बन गया। राइट, कांग्रेस का एक मुखपत्र बन गया आज़ादी के बाद। यानी कांग्रेस अपनी नीतियों का प्रकाशन जो है नेशनल हेराल्ड अखबार से करना शुरू किया। अच्छा, इस केस का नाम नेशनल हेराल्ड केस क्यों है? उसका रीज़न है क्योंकि ये जो तीनों अखबार जिसकी जिक्र मैंने आपके साथ किया था, इन तीनों में सबसे अधिक नेशनल हेराल्ड फेमस हुआ, इसलिए इस केस का नाम नेशनल हेराल्ड केस कहते हैं। 1962-63 में 0.3365 एकड़ लैंड
दिल्ली मथुरा रोड 5A बहादुर जफर मार्ग पे AJL कंपनी को आवंटित किया गया था, एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी को आवंटित किया गया था। अब लौटते हैं हम लोग 2008 में। 2008 में इसे बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? नेशनल हेराल्ड को क्यों बंद किया गया 2008 में? एसोसिएट जनरल लिमिटेड को क्यों बंद किया गया 2008 में? क्योंकि इस पे आरोप लगा है कि इसने 90 करोड़ रुपया इस पे घाटे में ये चल रहा है। 90 करोड़ का ये ऋण लिया है, और ये लोन किससे लिया है, ऋण किससे लिया है? तो ये ऋण लिया है कांग्रेस पार्टी से। यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड ने 90 करोड़ का ऋण लिया है, और ये 90 करोड़ का ऋण किसी बैंक से ना लेकर के ये कांग्रेस पार्टी से लिया है। इसी आरोप के बाद कि इस पर 90 करोड़ का ऋण चल रहा है, इसको बंद कर दिया गया। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब 2010 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड को एक कंपनी बनी थी, यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड 2010 में ये कंपनी बना था। इस कंपनी ने 50 लाख रुपए देकर के, महज 50 लाख रुपए देकर के एसोसिएट जनरल लिमिटेड को पूरी तरह से खरीद लिया, परचेज कर लिया। अब यंग इंडिया लिमिटेड बेसिकली बनाया कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। तो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी अगर आप देखेंगे तो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी में जो 38% शेयर है, वो 38% शेयर माननीय सोनिया गांधी जी का है, 38% शेयर जो है माननीय राहुल गांधी जी का है, और 24% शेयर जो है कांग्रेस के अन्य नेता थे, जिसमें मोतीलाल वोहरा थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, या अन्य और लोग थे, उनके नाम का था। तो बेसिकली इसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है 38% का, वो है एक राहुल गांधी जी है, एक सोनिया गांधी जी है। इसलिए ईडी ने दोनों से पूछताछ किया, राहुल गांधी जी से भी पूछताछ किया और सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ किया। ईडी का कहना है कि ये जो कंपनी है एसोसिएट जनरल लिमिटेड, ये कंपनी बेसिकली जो नेशनल हेराल्ड कंपनी का जो ऑनर है, यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड जिसने नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया था, ये कंपनी बेसिकली ये 5000 करोड़ की कंपनी है। ये ईडी का कहना एक अनुमान है। मान लीजिए 5000 का नहीं होगा, 1000 करोड़ का ही मान लीजिए अगर है, तो ईडी का कहना है कि अगर 5000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख रुपए में कैसे राहुल गांधी जी की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड ने परचेज किया। सिंपल बात, एक कंपनी जो 50,000 करोड़ की है, सॉरी 5000 करोड़ की है, एक कंपनी जो 5000 करोड़ रुपए की है, जिसमें महज 90 करोड़ रुपए ऋण है, उस कंपनी को 50 लाख रुपए देकर के यंग इंडिया लिमिटेड ने कैसे परचेज किया, ये आरोप है। और इसी आरोप का ढंग से जवाब नहीं दे पाया है, ना तो राहुल गांधी जी दे पाए हैं, ना सोनिया गांधी जी दे पाए हैं, कि 5000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख रुपए में कैसे आपने परचेज किया। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, दोनों ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाया, दोनों उसके 38% शेयर होल्डर हैं, और दोनों ने मिलकर के एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी को परचेज कर लिया, जो 5000 करोड़ की कंपनी है। तो इसी आरोप जो दोनों पे लगा है, और अब हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड कंपनी को जब्त करने की तैयारी कर रही है, यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो कंपनी मूल कंपनी है उसको जब्त करने की ईडी तैयारी कर रही है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ऑथेंटिकेट जवाब नहीं है कि क्यों 50 लाख रुपए में 5000 करोड़ की कंपनी को इन्होंने परचेज किया। तो ये पूरा मैटर है। उम्मीद करता हूँ कि ये मैटर आपको क्लियर होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी संदेह दूर, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ऑलरेडी इस पॉइंट पे हमने चर्चा कर लिया है। लद्दाख में 12,000 फीट की ऊंचाई पे फहराया गया तिरंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 12,000 फीट की ऊंचाई पे तिरंगा फहराया। 12,000 फीट की ऊंचाई पे तिरंगा फहराया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एन.वी. रमन्ना जी ने कानून मदद चाहने वाले के लिए ऑफिस का उद्घाटन किया है, और इस ऑफिस का नाम है लीगल सर्विस कमेटी के फ्रंट ऑफिस का उद्घाटन किया। टाइगर पे कल ऑलरेडी हमने डिटेल से डिस्कस किया। 29 जुलाई आने वाला है, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, इसलिए कल हमने डिटेल से चर्चा किया है।
बाकी पेटी पर्सपेक्टिव से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि देश में 53 टाइगर रिजर्व बने हैं। तो टाइगर रिजर्व का नाम याद रखिएगा, एटलीस्ट लेटेस्ट 4 या 5 इम्पॉर्टेंट, जो लेटेस्ट 4 जो टाइगर रिजर्व जोड़ा गया है, बना है लेटेस्ट 4 टाइगर रिजर्व, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बड़गांव में 12 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, इसको भी देख लीजिएगा। बड़ी समस्या बना गिरता हुआ रुपए। देखिए इसको पढ़िएगा आप लोग, इसमें चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। रुपए गिरने का क्या कारण है और उसका समाधान सरकार किस तरह से कर रही है, वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन जो एडिटोरियल मैं डिस्कस करता हूँ उसको पढ़ना भी चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए उस न्यूज़ को जरूर जिसकी चर्चा मैं यहाँ आपके साथ करता हूँ। क्योंकि आर्टिकल जब आप पढ़िएगा ना तो उसमें कुछ ऐसी बातें होती जो मैं एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर पाता हूँ। जैसे इसी आर्टिकल को अगर आप पढ़िएगा कि रुपये पहली बार आज नहीं गिरा, 2008 में अगर आप देखिएगा विश्व स्तर पे आर्थिक मंदी आई थी। सब प्राइम रीजन जो था, सब प्राइम जो रिसेशन का कारण था बेसिकली USA का कारण था। तो उस USA के उस कारण के तहत या USA में मूलतः ये वित्तीय आपात लगी थी या वित्तीय रिसेशन का दौर USA में क्रिएट हुआ था, अमेरिका में क्रिएट हुआ था। और उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया, भारत में फैल गया। भारत में बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थे, वो कंपनी बंद हो गई। तो उस समय में रुपए की कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई थी, रुपए गिरी थी। 2013 में भी रुपए गिरा था। तो कई सारा चीज़ है जो पहले भी रुपए गिरा है। लेकिन वर्तमान में रुपए गिरने का अगर आपको कारण देखिएगा तो वर्तमान में रुपए गिरने का सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन लड़ाई। और रूस यूक्रेन की लड़ाई होने के बाद विश्व में सप्लाई चेन प्रभावित हुआ, और सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण रुपए इतना गिरा। ये इंपॉर्टेंट है। रूस और यूक्रेन दोनों ही खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाला विश्व का इंपॉर्टेंट देश है। तो खाद्यान्न संकट विश्व में क्रिएट हो रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही पेट्रोलियम के या प्राकृतिक गैस के अच्छा निर्यातक हैं। इसके कारण भी विश्व स्तर पर आप देखिएगा पेट्रोलियम प्राइस की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। तो बेसिकली रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सप्लाई चेन प्रभावित हुआ, और उसी सप्लाई चेन का इम्पैक्ट है कि विश्व स्तर पे महंगाई बढ़ रही है, विश्व स्तर की करेंसी गिरी है डॉलर के मुकाबले। जैसे आप देखिएगा जापान की, तो जापान की येन जो है, जापानी करेंसी है, वो 30% गिरी है। इसी तरह से यूरोप वगैरह की करेंसी भी गिरी है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया की ही करेंसी गिरी है, लेकिन अन्य देशों की करेंसी भी गिरी है और इंडिया से ज़्यादा गिरी है। रुपए के मुद्रा ह्रास का मतलब होता है डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। अभी लगभग 80 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, यानी $1 80 रुपये हो चुका है। तो ये कंडीशन लगातार हो रही, रुपए लगातार गिर रहा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या हमें ये पता नहीं है कि इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो गई? तो इसके लिए अभी क्या कर रही है सरकार, अभी क्या कर रही है और सरकार पहले से क्या कर रही है? तो सरकार ने जो अभी RBI ने एक कदम उठाया है कि रेपो दर को RBI ने 4.9% कर दिया। पहले 4% था, अब इसको 4.9% कर दिया। तो रेपो रेट को RBI ने बढ़ाया है। इसके अलावा तेल पे निर्भरता कम करने का सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। देखिए एनर्जी सिक्योरिटी भारत के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या, सबसे प्राथमिक समस्या मुझसे पूछा जाए तो मैं एनर्जी सिक्योरिटी बोलूँगा। इसलिए अगर आप देखिएगा I2U2 सम्मेलन जो हुआ था, इसमें भी एनर्जी सिक्योरिटी पे चर्चा किया गया था। और एनर्जी सिक्योरिटी का जो सिंपल समाधान मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है कि हम तेल पे निर्भरता कम करें। तेल के जगह वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को हम जितना हो सके डेवलप करें। कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि 5 से 10 साल में सरकार पेट्रोलियम के आयात को पूरी तरह से खत्म कर देगी। भारत सरकार पेट्रोलियम के आयात को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा कि पेट्रोलियम में हम इथेनॉल मिला रहे हैं, और ये हम आज नहीं कर रहे हैं। हमने 2018 में एक नीति लाई थी सरकार, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। इसमें सरकार ने टारगेट लिया था कि 2022 तक पेट्रोलियम में 10% इथेनॉल मिलाएंगे और 2030 तक 20% इथेनॉल मिलाएंगे।
अब ये टारगेट जो 30 का टारगेट था उसको 25 कर दिया गया। 2025 तक ही अब 20% हम इथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल में। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर 10% इथेनॉल हम मिलाना शुरू करते हैं पेट्रोलियम में 2022 तक, इसका मतलब ये है कि हम 10% कम तेल मंगाएंगे विश्व से। तो धीरे धीरे भारत, चूंकि इथेनॉल का उत्पादन तो भारत खुद कर रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे पेट्रोलियम की आयात को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, देश लगातार प्रयास कर रहा है कि हम एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो। हमारा जो सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व जाता है, विदेशी मुद्रा की खपत सबसे अधिक होती है, वो एनर्जी के लिए ही खपत होती है। सबसे अधिक पेट्रोलियम के हम आयात करते हैं, उसी में हमारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होता है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होता है सबसे अधिक इसी चीज़ में होता है कि हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस आयात को हम कम करें। इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को भारत को डेवलप करना आवश्यक है। डीवीटी पे ये आर्टिकल दिया हुआ, इसमें डाटा देख लीजिएगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डाटा इसमें देख लीजिएगा। डाटा कहीं लिखने में काम आ जाएगा मेंस में। डीवीटी के माध्यम से पिछले 8 वर्ष में मोदी सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा। तो डीबीटी क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, सीधे हम जो लाभार्थी हैं उसके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा भेज सकते हैं। और हमने 23 लाख करोड़ रुपए भेजा है पिछले 8 वर्ष में मोदी सरकार के आने के बाद। डीबीटी के माध्यम से क्या होता, भ्रष्टाचार को भी बेसिकली रोका जा सकता। पहले क्या होता था, इंटरमीडिएटर होता था, बीच में मीडिया होता था। आप याद कीजिए राजीव गांधी जी का जो वो फेमस कोटेशन है कि सरकार 1 रुपये रिलीज करती है तो जो लाभार्थी है उसके पास सिर्फ 10 पैसे जाता है। ये राजीव गांधी जी का कोटेशन है, कांग्रेस का कोटेशन है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जिसे मिलना चाहिए उसे सिर्फ 10 पैसा मिलता है। लेकिन डीबीटी के द्वारा ये चीज़ का समाधान कर दिया गया, 1 रुपया भेजेंगे तो 1 ही रुपया मिलेगा। तो डाटा देखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के हित में अहम निर्णय, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्णय दिया है कि अविवाहित महिला जो है, अगर वो किसी कारण से गर्भवती हो गई है और 24 हफ्ता के भीतर उनका एबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अविवाहित महिला जो गर्भवती हो गई है 24 हफ्ते के भीतर वो अपना एबॉर्शन करवा सकती है, गर्भपात करवा सकती है। सिरदर्द बनी डिजिटल धोखाधड़ी, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, मैं इस पर डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसी तरह से डिजिटल धोखाधड़ी भी हो रहा है। मैंने देखा है कि पेटीएम का एक फॉल्स ऐप आ चुका है जिस पर किसी व्यक्ति का नाम बस आप टाइप कीजिए, कितना रुपए भेजना वो टाइप कीजिए और आप शो कर दीजिएगा। जिस तरह से पेटीएम में आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके पेमेंट के बाद जो स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता है कि पेमेंट सेंट और ग्रीन टाइप का इस तरह का जो टिक हो जाता है, उसी तरह से टिक शो कर देगा, वो फॉल्स ऐप पे है। तो धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है डिजिटल बैंकिंग आने के बाद, डिजिटल व्यवस्था आने के बाद। आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिए जागरूकता हम फैलाएं। आवश्यकता इस बात की है कि इसको लेकर के कड़े एक्शन सरकार की तरफ से भी लिया जाए और लोग भी अवेयर हों। 5G स्पेक्ट्रम पे लगातार मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 26 जुलाई 2022 से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई है, इसलिए इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि अभी तक कितना स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई है, कौन नीलामी में आगे रहा। HCL, इंडिया की टॉप मोस्ट IT कंपनी HCL की अभी चेयरपर्सन है रोशनी नडार और ये देश की सबसे धनवान महिला बन चुकी है। वनडे एग्जाम में वगैरह में पूछा जा सकता है। ताइवान तनाव के बीच बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच आज वार्ता होने वाली है। ताइवान के रक्षा मंत्री बोला है कि 2025 तक चीन हम पे हमला कर सकता है। तो ताइवान तनाव है और इस तनाव के बीच में अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्राध्यक्ष की आज वार्ता होने वाली है। तो इस पे भी हम लोगों की नज़र होनी चाहिए कि आखिर दोनों के बीच में वार्ता में क्या होगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये,
भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहता अमेरिका। नाटो प्लस में कौन देश है? नाटो प्लस में एक देश है ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका। नाटो का मतलब क्या होता है? नाटो का मतलब होता है कि नाटो एक ऐसे देशों का संगठन है जहां पे एक देश पे हमला मतलब सभी देश पे हमला माना जाएगा। नाटो में 30 देश हैं और नाटो प्लस में 6 देश हैं। यानी इस देश पर अगर हमला होता है तो इसका मतलब यह है कि ये अमेरिका पे भी हमला है, इसका मतलब यह है कि फ्रांस पे भी हमला है, ब्रिटेन पे भी हमला है, जर्मनी पे भी हमला है। तो नाटो के एक देश पे हमला होने का मतलब है कि पूरे नाटो कम्युनिटी पे हमला। इसका मतलब है कि सभी नाटो के देश मिलकर रिटेलिएट करेंगे। मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका पे अगर चीन हमला करता है तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ चीन दक्षिण अफ्रीका पे हमला कर रहा है बल्कि चीन अमेरिका पे भी हमला कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व के देश चीन को मिलकर रिटेलिएट करेंगे, पूरे नाटो के देश मिलकर चीन पे रिटेलिएट करेंगे। और यही कारण है कि चीन चाह के भी जापान पे हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जापान को नाटो प्लस का दर्जा मिला है। यानी चीन अगर जापान पे हमला करेगा तो जितने भी नाटो के देश हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग जर्मनी, सभी मिलके चीन पे हमला कर देंगे। तो इसमें भारत को शामिल करना चाहता अमेरिका। अमेरिका के सांसद रो खन्ना का स्टेटमेंट। रो खन्ना बेसिकली उसका नाम राहुल खन्ना है, लेकिन उन्होंने अपना नाम रख लिया रो खन्ना, इंडियन ओरिजिन के ही हैं। हाल में ही काटसा में से जो भारत को मुक्ति मिली है, या काटसा में के तहत जो भारत को प्रतिबंध नहीं लगने की बात कही गई है, वो भी रो खन्ना ने इनिशिएट किया था। तो इंडियन मूल के सांसद का निश्चित तौर पे भारत को फायदा मिलता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि क्या जो क्वाड हमारा था, क्वाड को भी भारत नाटो का दर्जा देना चाहता, सॉरी अमेरिका नाटो का दर्जा देना चाहता था। क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान को ऑलरेडी क्वाड प्लस का दर्जा, अमेरिका तो ऑलरेडी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और जापान ऑलरेडी नाटो प्लस का दर्जा है, अमेरिका तो ऑलरेडी नाटो का पार्ट है, तो सिर्फ बच जाता है इंडिया। तो ये मांग किया जा रहा था कि क्वाड को भी नाटो का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, यानी क्वाड को भी मिलिट्री अलायंस बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्वाड में जो 4 देश हैं भारत छोड़ के सभी ऑलरेडी मिलिट्री अलायंस का पार्ट है, ऑलरेडी नाटो का पार्ट। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देखिएगा कि क्यों भारत क्वाड को नाटो का दर्जा नहीं देना चाहता है, या नाटो प्लस में भारत शामिल नहीं होना चाहता, उसका क्या बेसिक रीजन है, ये आप लोग देखिएगा। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 32 मिनट हो गए, कोशिश करता हूं कि मैं 30 मिनट में वीडियो समाप्त कर दूं, लेकिन आज थोड़ा डिले हो रहा है। भारत में हर साल 6.87 करोड़ टन खाद्यान्न होता बर्बाद, दुखद कंडीशन है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना हर भारतीय हर व्यक्ति बर्बाद करता है। और इस तरह से एक वर्ष में 6.87 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। एक वर्ष में एक व्यक्ति 50 किलो खाना बर्बाद करता है इंडिया में। निश्चित तौर पे बहुत ही खराब कंडीशन है, इसको सेव करने की आवश्यकता है। अब हम लोग आते हैं अर्थ ओवरशूट डे पे। अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष 28 जुलाई को मनाया जा रहा है। अर्थ ओवरशूट डे होता है कि हमारे पास एक निश्चित संसाधन है और उस संसाधन का प्रयोग हम कितना समय तक कर लेते हैं। मान लीजिए एक वर्ष के लिए जो हमारे पास संसाधन है, यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो संसाधन है, उस संसाधन का प्रयोग हम कब तक कर लेते हैं। तो उस संसाधन का प्रयोग इस वर्ष हमने 28 जुलाई तक कर लिया। एक वर्ष में जितने संसाधन पृथ्वी के पास हैं, या हमारे लिए जितने संसाधन आरक्षित हैं पृथ्वी में, उस सभी संसाधन का प्रयोग हमने 28 जुलाई तक कर लिया। इसी को अर्थ ओवरशूट डे कहा गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक वर्ष के जो संसाधन है वो हमने 28 जुलाई तक ही कंप्लीट कर लिया।
अब सोचिए 7वें महीने में ही हमने पूरे 1 वर्ष के संसाधन का उपयोग कर लिया। तो इसके बाद जो हम संसाधन का उपयोग करेंगे वो अतिरिक्त संसाधन का प्रयोग करेंगे। इसलिए 28 जुलाई को इस बार अर्थ ओवरशूट डे बनाया गया, क्योंकि 1 वर्ष के संसाधन का प्रयोग, 1 वर्ष के रिसोर्सेज का प्रयोग हमने 28 जुलाई तक कर लिया। पहले ये अगस्त में मनाया जाता था, अब सोच कर देखिए, यानी 1 वर्ष के संसाधन का प्रयोग हम लोग अगस्त महीने में करते थे, अब हम लोग 28 जुलाई को ही करना शुरू कर दिया। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट फेमस हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है कि हम वर्तमान की आवश्यकता से कंप्रोमाइज किए बिना भविष्य के लिए भी संसाधन को आरक्षित रखें, या भविष्य के जो हमारे आने वाले लोग हैं उनके लिए भी संसाधन को सुरक्षित रखें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन दें और वर्तमान की आवश्यकता को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा। बाकी चलिए इतना ही न्यूज़ था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। देखिए कल के न्यूज़ एनालिसिस आपने सुना होगा, तो हमने डिटेल से डिस्कस किया था ई कचरा के बारे में और ई वेस्ट। हमने कहा था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूसर कचरा बना रहा है या जो प्रोड्यूसर सामान बना रहा है, कचरा बनने के बाद उसी की जिम्मेदारी होगी कि उसको रिकलेक्ट करें। मसलन अगर आप लैपटॉप परचेज करते हैं डेल का, तो डेल की जिम्मेदारी होगी कि आज से 5 वर्ष के बाद जो डेल का लैपटॉप आपने यूज़ किया था वो कचरा बन गया है, तो उसको कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करें, ये डेल की जिम्मेदारी होगी। आप कोई वॉशिंग मशीन किसी कंपनी का परचेज कर रहे हैं, वो कचरा बन गया, तो उसको कलेक्शन की जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी जिस कंपनी से आपने परचेज किया। आपको एसी परचेज कर रहे हैं तो उसी कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको रिकलेक्ट करके उसका रिसाइकल करे। तो इसी को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया था, और ये बेसिकली ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।